दोस्तों अब हम लेकर आ गए हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 3 कोवन का ब्रेकडाउन। हर एक एपिसोड को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे इस जादुई दुनिया के बारे में जो कि काफ़ी डार्क होने वाली है। इस बार का एपिसोड होने वाला है विचेस, उनके जादू, उनके कोवन यानी वो प्लेस जहाँ पर वो रह के जादू सीखती हैं और अपने जादू को कंट्रोल करना सीखती हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा के तौर पर है रंग भेद यानी काले और गोरे का भेदभाव, साथ में एक पॉलिटिक्स की कौन बनेगा इनका सुप्रीम लीडर। तो चलिए एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। कहानी दिखाई जाती है एक पुराने वक्त से। इस वक्त में मैडम नाम की एक औरत थी जो कि सिर्फ गोरे लोगों को ही अच्छा मानती थी और काले लोगों को नौकर बनाकर रखती थी। आज उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें वो अपनी 3 कुंवारी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता देखने वाली थी, लेकिन छोटी बेटी की नज़र तो अपने घर के एक काले नौकर पर टिकी हुई थी। पार्टी खत्म होते ही मैडम अपना मेकअप करने लगती हैं क्योंकि वो काले लोगों के खून को अपने चेहरे में लगाती थी, ये सोचकर कि इससे वो हमेशा जवान रहेगी और उसकी स्किन टाइट रहेगी कि अचानक मैडम का पति वहाँ पर आकर बताता है कि काली रात में काले नौकर के साथ उनकी बेटी काले काम कर रही है। ये सुनते ही मैडम का खून खौल जाता है। पहले तो वो अपनी बेटी को बहुत मारती हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक काले आदमी के साथ संबंध बना रही है, जिसके बाद वो उस नौकर को भी मारती है। नौकर यहाँ बार बार कहता है कि मैडम आपकी बेटी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही थी, मैं नहीं, और मैं तो शादीशुदा हूँ। लेकिन मैडम काले लोगों की कहाँ सुनने वाली थी। वो उस नौकर को सज़ा देने का डिसाइड करती है और अपने सीक्रेट कमरे में ले जाती है, जिस कमरे में हम देख पाते हैं कि उसने और भी काले लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा था। पिंजड़े में ये सभी लोग बुरी हालत में थे। किसी की आंख फूटी हुई थी, किसी की चमड़ी निकाल ली गई थी और किसी के चेहरे को ग्लू से पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया था ताकि वो सांस भी ना ले पाए। अब ये काला नौकर जिसने मैडम की बेटी को छूने की हिम्मत की थी, उसे वो एक काले बैल का सिर पहना देती है बिना ये सोचे कि वो सफोकेट होगा, और जैसे धीरे धीरे ये बैल की चमड़ी सड़ेगी, इस आदमी की भी चमड़ी सड़ने लगेगी। उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था ये सब करने में। और अब उसकी नाइट क्रीम यानी ब्लड होने वाला था ये काला आदमी, जिसका खून निकाल कर वो अपने चेहरे पर लगाने वाली थी जवां बनी रहने के लिए। अब कहानी आती है वर्तमान टाइम में। हमें दिखाया जाता है जोई को। जोई एक जवान लड़की थी और आज डैडी मम्मी घर में नहीं थे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यस डैडी खेलने आई थी। इससे पहले कि वो प्यार का मीठा दर्द ले पाती, ये भयानक सपने में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही उसका दोस्त उसके साथ इंटीमेट होता है, उसके पूरे बॉडी से खून आने लगता है और वो मर जाता है। डॉक्टर्स का कहना था कि उसका दिमाग फट गया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, इस बात का जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन असली जवाब था जोई की माँ के पास। जोई की माँ जोई को बताती है कि वो विचेस के खानदान से बिलोंग करती है और अब उसकी शक्तियाँ एक्टिवेट हो गई है, तो उसे अपनी शक्तियों को ट्रेन करने के लिए एक स्पेशल स्कूल में जाना होगा। जो अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड की मौत से उबर नहीं पाई थी, वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन विचेस का खुले में रहना भी खतरनाक होता था। इसीलिए एक सेफ बॉडीगार्ड्स आते हैं और जोई को सेफली कोवन में यानी विचेस के बोर्डिंग स्कूल में ले जाते हैं। इस बोर्डिंग स्कूल में उसे 3 और लड़कियां मिलती हैं। मैडिसन जो कि एक फेमस एक्ट्रेस थी, इसी के साथ में नान जो कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित थी, उसका दिमाग थोड़ा कम काम करता था, लेकिन उसके दिमाग ही उसकी सुपर पावर थी, और एक मोटी काली लड़की जिसका नाम था वुडू। जिसके बाद में इन सभी 3 लड़कियां, जोई और हेड टीचर की एक मीटिंग होती है। हेड टीचर का नाम कॉर्नेलिया था। कॉर्नेलिया उन्हें बताती है कि हालांकि अब ज़माना पहले जैसा नहीं रहा। पहले विचेस के बारे में पता होते ही लोग उन्हें जला देते थे, लेकिन विचेस इतनी पागल नहीं थी कि अब वो लोगों के सामने खुद को जाहिर करें। वक्त बदल चुका है, अब विचेस को जलाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कोई ताकत है तो उस ताकत को हमें कंट्रोल करना तो सीखना होगा, ताकि हम उसे लोगों की भलाई के लिए यूज़ कर सकें और साथ में लोगों के सामने भी ना आए। यहाँ पे हेडमास्टर बताती है कि हम सभी विचेस में से एक विच, जिसके पास कहा जाता है कि सभी ताकत होती है, उसे सुप्रीम बनाया जाता है। अब यहाँ पर हेडमास्टर सुप्रीम नहीं थी, हेडमास्टर की माँ फियोना सुप्रीम थी। जिसके बाद कहानी दिखाई जाती है एक अमीर औरत की तरफ। ये अमीर औरत एक बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनी में काफ़ी सारे पैसे देकर रखी थी ताकि वो हमेशा के लिए जवान हो पाने वाली दवाई पे टेस्ट कर पाए।
दवाई बन के रेडी भी हो गई थी, लेकिन ह्यूमंस पर टेस्ट नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये अमीर औरत फंडिंग रोक दूंगी और अपने पैसे का धौंस दिखाकर एक साइंटिस्ट को बहला फुसला के उस दवाई के 5 डोजेस ले लेती है। साइंटिस्ट कहता भी है कि अगर आपको खूबसूरत होना है तो आप बोटॉक्स करवा लो, लेकिन इस औरत को चाहिए था अंदर से भी जवानी, यानी वो बाहर से ही खूबसूरत ना हो, अंदर से भी जवान लड़कियों की तरह हमेशा तरोताज़ा बनी रहे। लेकिन 5 डोजेस के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और इससे वो इतनी ज़्यादा खफा होती है कि उस साइंटिस्ट की पूरी जवानी को चूस लेती है। और हमें पता चलता है कि ये अमीर औरत ही फियोना है, यानी सभी जादूगरनों की सुप्रीम। पर क्योंकि सुप्रीम्स को ख़त्म होने के बाद अपनी ताकत नई सुप्रीम को ट्रांसफ़र करना होता था और फियोना नहीं चाहती थी कि वो कभी भी बूढ़ी हो और कभी भी सुप्रीम के पद को छोड़े, इसीलिए वो हमेशा जवान रहना चाहती थी। काफ़ी लालची जादूगरनी थी ये, और क्योंकि ये सुप्रीम थी तो इसके पास कई अनोखी ताकत थी जो धीरे धीरे हमें सीरीज़ में दिखाई जाएगी। खैर, यहाँ पे एक साइंटिस्ट की मौत हो चुकी थी, फियोना का मूड भी ऑफ हो गया था, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिल के आ जाऊँ। वो अपनी बेटी कार्नेलिया से मिलने जाती है और उसे कहती है कि उसके टीचिंग के तरीके, जिसमें वो अपनी ताकतों को सप्रेस करना सिखाती है, काफ़ी पुराना है। उन्हें नए तरीके से जादूगरनियों को ट्रेन करना होगा। जिस पर हेडमास्टर कार्नेलिया अपनी माँ को कहती है कि देखो मम्मा, आप जो कह रही हो वो काफ़ी गलत है, अब ज़माना वैसा नहीं रहा कि जादूगरनियों को मार दिया जाए। जिस पर उसकी मम्मी फियोना कार्नेलिया को बताती है कि तुम काफ़ी गलतफहमी में जी रही हो, आज भी लोग विचेस को मार डालते हैं। जिसके साथ में वो एक कहानी सुनाती है। 2-3 दिन पहले ही मिस्टी नाम की एक खूबसूरत लड़की थी जिसके पास मरे हुए को जिंदा करने की ताकत थी। वो बेचारी मासूम लड़की एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करती है, जिसके बाद उसी की कॉलोनी वाले उसे विच समझ के मार डालते हैं, जला देते हैं, बिना ये सोचे कि उसकी ताकत अच्छाई के लिए भी यूज़ हो सकती है। इस तरीके से आज का ज़माना भी बदला नहीं है। आज के ज़माने भी विचेस को एक्सेप्ट नहीं करते और उन्हें जलाकर मार देते हैं। तो कार्नेलिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपनी आंखें खोले और विचेस को नए तरीके से तैयार करे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने पर वो इंसानों का खात्मा कर सके। इन दोनों के विचारों में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था, लेकिन क्योंकि फियोना अब यहाँ आ गई थी, इसलिए इन सभी जादूगरनियों को वो खुद ट्रेन करेगी, ऐसा कहती है। उस रात को मैडिसन और जोई जाते हैं पास में हो रही एक हाउस पार्टी में, जिस हाउस पार्टी में एक स्कूल का बास्केटबॉल टीम भी आया हुआ था। जोई अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड की मौत से गुजरी थी, इसलिए वो किसी भी नए लड़के से दिल नहीं लगाना चाहती थी। लेकिन कायल नाम का एक मासूम लड़का उसे आंखों ही आंखों में प्यार कर बैठा। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, एक अच्छा टाइम बिताने लगे। लेकिन मैडिसन, जो कि एक खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी, उसके पीछे तो जैसे पार्टी के लड़के पागल हो रहे थे। हर कोई उसके साथ एक खूबसूरत शाम बिताना चाह रहा था। और यहाँ पे बास्केटबॉल लड़कों में से एक लड़का मैडिसन को नशीली दवाई देता है, जिसके बाद सभी बास्केटबॉल प्लेयर्स उसके साथ गलत करते हैं। काइल की बातें जब ख़त्म हो जाती है जोई के साथ, तो वो भी अपने दोस्तों को खोजने लगता है और जोई यहाँ पर खोजने लगती है मैडिसन को कि रात हो गई है, घर जाना है। यहाँ पे काइल और जोई देखते हैं कि कुछ लड़के, यानी वही लड़के जो काइल के दोस्त थे, वो मैडिसन के साथ गलत कर रहे थे। वो उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन वो सभी लड़के काइल को भी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं एक बस में बैठकर। मैडिसन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लोगों ने सोचा था कि वो सिर्फ एक साधारण एक्ट्रेस है, लेकिन वो एक विच थी, इसलिए वो अपनी ताकत से जिस बस में सभी लड़के भाग रहे थे उस बस को पलटकर ब्लास्ट कर देती है। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसने अपने कल्प्रिट से बदला ले लिया। लेकिन जोई का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो सभी लड़के जिन्होंने मैडिसन के साथ गलत किया था, उसमें काइल भी था। लेकिन काइल ने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, वो तो मासूम लड़का था। लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है दोस्तों, इस कारण काइल भी मर चुका था। एक बार फिर जोई का प्यार अधूरा रह गया था। और इस तरीके से धीरे धीरे हमें सभी लड़कियों की पावर्स दिखाई जाती है। नान, जो कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित थी, वो किसी की भी आवाज़ और मन की बातें जान सकती थी। मैडिसन को तो आपने देख ही लिया, वो किसी भी सामान को उठाकर उड़ा सकती थी।
यानी उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर थी। वुडू नाम की लड़की, जो काली और मोटी लड़की थी, वो ह्यूमन वुडू डॉल थी। यानी वो अगर खुद को चोट पहुंचाए तो सामने वाले को दर्द होता था और खून भी सामने वाले से निकलता था। लेकिन जोई, जिसने हाल ही में अपनी पावर को एक्सप्लोर किया था, उसकी पावर क्या थी वो तो अभी भी एक्सप्लोर करना बचा था। खैर, यहाँ शाम की बात बीत जाती है और सुबह चारों लड़कियां मिलती हैं सुप्रीम फियोना से, और सुप्रीम फियोना आज से उन्हें ट्रेन करने के लिए फील्ड में ले जाने का सोचती है। वो बाहर शहर घूमने निकलते हैं, जहाँ पे घूमते घूमते वो एक पुरातात्विक स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये जगह कोई और नहीं, वही शुरुआती कहानी वाली मदर का घर था, जिस घर को एक टूरिस्ट गाइड दिखा रही थी। तो ये सारी विचेस भी उस घर को एक्सप्लोर करने लगती हैं और हमें दिखाई जाती है आगे की कहानी। मदर यहाँ पर अपने गुलामों के खून से खुद को जवान रखने की और अपनी त्वचा को टाइट रखने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी उसका पति उससे प्यार नहीं करता था। एक दिन उस इलाके में एक काली औरत आती है। अब मदर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उस काली औरत को काफी दुत्कारती है, क्योंकि वो सिर्फ गोरे लोगों का ही सम्मान करती थी। जिस पर वो काली औरत कहती है कि उसके पास एक स्पेशल लव पोशन है, जिसके बाद उसका पति हमेशा उससे प्यार करेगा। मदर भी खुश होकर उस लव पोशन को पी लेती है, लेकिन इस लव पोशन में एक जहर था, जिसके बाद मैडम मर जाती है। और वो काली औरत कोई और नहीं, वही स्लेव, जिस स्लेव को मैडम ने अपनी बेटी के साथ बदतमीजी करने के गुनाह की सजा दी थी, उसकी बीवी थी। अपने पति की ऐसी हालत का ही बदला लेने वो औरत यहाँ पर आई थी, पर उसके बाद मैडम की लाश किसी को भी नहीं मिली, ऐसा उस टूरिस्ट गाइड का कहना था। लेकिन नान, जो कि किसी के भी दिल की आवाज़ सुन सकती थी, किसी के भी मन को पढ़ सकती थी, वो एक ज़मीन को घूरी जा रही थी। और इससे सुप्रीम फियोना समझ जाती है कि इसी ज़मीन के नीचे मदर की लाश होगी, इसलिए वो रातों रात उस जगह को खुदवाने लगती है। फियोना जब ज़मीन को खुदवा रही थी कि वो मदर की लाश को निकाल पाए, तो ताबूत के अंदर से जिंदा मदर निकल जाती है। यानी उस काली औरत ने मदर को जो जहर दिया था, वो कोई जहर नहीं था, वो कोई लव पोशन भी नहीं था, वो अमरता का रस था, जिसके कारण मदर अनंत कालों तक जिंदा रहेगी और अपने कर्मों का फल भुगतेगी, लेकिन सिर्फ ज़मीन के अंदर दफन होकर। लेकिन मदर को तो फियोना ने बाहर निकाल दिया था। यहाँ सभी का जब घूमना फिरना हो जाता है तो हमें दिखाया जाता है जोई को। जोई हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि इस बस एक्सीडेंट में कई सारे लोग मर चुके थे, काइल भी मर चुका था, लेकिन सबसे मेन कल्प्रिट जिसने मेडिसिन के साथ गलत किया था, वो जिंदा था। जोई को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है कि उसकी जगह तुम्हें मर जाना था, काइल जिंदा होता अगर तुम मर गए होते तो। ये कहकर वो अपनी पहली सुपर पावर, जो थी लड़कों के साथ संबंध बनाने पर उनका दिमाग फट जाता है, उसका यूज़ करती है और उस बीमार लड़के के साथ गलत करती है, जिसके बाद वो लड़का भी खून निकलने के कारण मर जाता है। इस तरीके से वो अपने हिस्से का भी बदला ले लेती है और इस तरीके से एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है अनंत सवालों के साथ। आगे की कहानी में हमें 2 आदमियों को दिखाया जाता है, जो कि मगरमच्छ का शिकार करने आए थे। वो मगरमच्छ को मारकर बस किनारे में ही आकर आराम कर रहे थे कि वहाँ पर मिस्टी आ जाती है। अब पहले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टी को जलाकर मार दिया गया था, लेकिन मिस्टी यहाँ पर जिंदा कैसे हो गई? इन सवालों के जवाब हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। मिस्टी का कहना था कि बहुत गलत किया उन लोगों ने एक बेजुबान जानवर को मारकर, जिसके बाद अपनी ताकतों से मिस्टी उस मगरमच्छ को जिंदा कर देती है, जिसके बाद मगरमच्छ अपना इंतकाम खुद ले लेता है और मगरमच्छ के इंतकाम के साथ ओपन होता है एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 में जोई अभी भी परेशान बैठी थी। वो बार बार मेडिसिन को कह रही थी कि उसने बस को पलटाकर काफ़ी गलत किया। माना कि उन 9 लड़कों ने उसके साथ गलत किया था, लेकिन काइल वैसा नहीं था। काइल ज़बरदस्ती में मारा गया, बल्कि वो तो मेडिसिन को बचाने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन इस पर मेडिसिन कहती है कि देखो, सबको लगता है कि उसका वाला बॉयफ्रेंड सबसे बेस्ट है, मेरा बाबू सबसे शोना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर काइल को मौका मिलता तो वो भी मेरे साथ गलत करता। जिस पर जोई उसे समझाती है कि ऐसा नहीं था, वो वाकई दिल से काफ़ी अच्छा था। अगर गलत करना होता तो पूरी शाम तो मैं उसके साथ थी, मेरे साथ कर लेता। कहीं ना कहीं मेडिसिन समझ गई थी कि अपने गुस्से में उसने एक बेगुनाह को भी मार डाला, लेकिन तभी पुलिस वाले वहाँ आ चुके थे। पुलिस वालों ने उन दोनों लड़कियों से पूछताछ शुरू कर दी, जिस पूछताछ में वो मेडिसिन से कहते हैं कि तुम इतनी फेमस हीरोइन हो, तुम किसी की हाउस पार्टी में जाओगी और कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
उस शाम को तुम कहाँ थी? मेडिसिन यहाँ पर बात को संभालने की कोशिश करती है कि वो वोडका पीकर अपनी दोस्त जिसके साथ वो गई थी, यानी मेरे बाजू में जो लड़की बैठी हुई है ना, इसी के साथ तो मैं पूरी शाम थी। जिसके बाद ऑफिसर्स के क्वेश्चन घूम जाते हैं जोई की तरफ। वो जोई से कहने लगते हैं कि अगर तुम दोनों का इस मौत से कोई लेना देना नहीं है तो तुम हॉस्पिटल में उस लड़के से मिलने क्यों गई थी, और सभी ने सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि तुम उस कमरे में घुसी हो और जब तुम उस कमरे से बाहर आई तो वो लड़के का दिमाग भी फटा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पहले बॉयफ्रेंड का। आखिर तुम दोनों का इस मौत से क्या लेना देना है? मेडिसिन तो एक्ट्रेस थी, उसे बेगुनाह होने की एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन जोई यहाँ पर सब कुछ बोल देती है। वो काफ़ी नर्वस हो चुकी थी और नर्वसनेस में वो कह देती है कि देखो, उस दिन मेडिसिन के साथ उन 9 लड़कों ने मिलकर काफ़ी गलत किया था, इसलिए मेडिसिन ने गुस्से में बस को पलटा दी। एक लड़का बचा हुआ था, इसलिए मुझे भी डर लग रहा था, इसलिए मैंने जाकर उस लड़के को मार डाला, उसके दिमाग को फाड़कर। हम सभी जादूगरनियाँ हैं, हम सभी को जादू आता है। आप लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट इस स्कूल में हम ट्रेनिंग करते हैं। अब यहाँ पर बात आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उनका सीक्रेट यहाँ पर स्पिल हो चुका था और यहाँ पर कॉर्नेलिया भी कुछ नहीं कह पा रही थी। वो बार बार ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये कोई जादूगरनियों का स्कूल नहीं है। यहाँ पर लड़कियाँ खुद की ग्रूमिंग करने, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने आती हैं और यहाँ पर अपने पिछले बॉयफ्रेंड की मौत के कारण जोई की हालत काफ़ी ख़राब है। लेकिन ऑफिसर्स इस झूठ को नहीं मानने वाले थे और फाइनली सुप्रीम जादूगरनी फियोना को अपनी टांग यहाँ अड़ानी पड़ती है। उसके पास लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की ताकत थी, इसलिए वो ऑफिसर्स के माइंड को कंट्रोल करके कहती है कि इस केस को दबा दो और भूल जाओ कि यहाँ पर तुमने कुछ सुना था। जिसके बाद वो इन दोनों लड़कियों को भी सबक सिखाती है कि कैसे वो ऑफिसर्स के सामने इतनी सच्चाई बोल दी और कैसे मेडिसिन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्हें इस दुनिया से बच के रहना है और कोशिश करना है कि वो अपनी ताकतों को और बढ़ाएं। दोनों लड़कियां इस बात को समझ चुकी थी और मेडिसिन भी जान चुकी थी कि काइल की मौत का जोई पर काफ़ी बुरा असर पहुंचा है, इसीलिए उस शाम को वो पोस्टमार्टम वाली जगह पर जाते हैं। लेकिन वहाँ की हालत और ख़राब थी। उस एक्सीडेंट को जिसने मेडिसिन ने बस को पलटा कर किया था, उसमें सभी लड़कों के हाथ पैर सब कुछ कट चुके थे। काइल का भी सिर उसकी बॉडी से अलग हो गया था और यहाँ पहचानना मुश्किल था कि उसकी रियल बॉडी कौन सी है। तो मेडिसिन को एक खुरापाती आइडिया आता है। वो जोई को कहती है कि इतने सारे पीसेस में से बेस्ट हाथ, बेस्ट पैर और बेस्ट औजार और सिर को मिलाकर उसके लिए वो एक नया बॉयफ्रेंड बना देगी। काइल का सिर वही रहेगा और उसे भी नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, क्योंकि उसने एक पुस्तक से जादुई स्पेल देखा है मरों को जिंदा करने का। शुरू में तो जोई इस चीज़ के लिए नहीं मानती है, लेकिन आखिर उसे भी तो एक सच्चा प्यार चाहिए था ना, तो क्यों ना काइल को ही जिंदा कर लिया जाए विथ बेस्ट बॉडी पार्ट्स। खैर, यहाँ सारे बॉडी पार्ट्स को जोड़कर रिचुअल शुरू होता है। ऐसा लगता है रिचुअल फेल हो गया क्योंकि काइल की बॉडी जिंदा नहीं हुई थी। ऐसे में मेडिसिन वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जोई जिसका दिल पूरे तरीके से टूट गया था, वो उस बॉडी के पास बैठी रहती है और उसके होठों पर करती है सच्चे प्यार का पहला किस और बस जादू हो जाता है। काइल यहाँ जिंदा हो चुका था, लेकिन काइल का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से वो जिंदा कैसे हो गया है, वो इन सब चीज़ों से, इन बदलावों से कैसे डील करेगा। लेकिन लकीली वहाँ पर मिस्टी आ जाती है, क्योंकि जैसे ही मरे लोगों को जिंदा करने वाले जादू का इस्तेमाल हुआ, मिस्टी को एहसास हो गया था कि आसपास कोई है जो कि उसके जैसा ही जादूगरनी है। इसलिए वो आकर काइल की बॉडी जहाँ पर सिलने के निशान थे, वहाँ पर एक पट्टी लगाती है, खास जड़ी बूटियों से बनी हुई। इसी के साथ में वो जोई से बात करती है और उसे बताती है कि वो कितनी खुश है। उसे लगता था कि इस पूरी दुनिया में एकमात्र वही अकेली जादूगरनी है। जोई से मिलकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है और जोई बताती है कि जादूगरनियों का तो पूरा स्कूल है यहाँ पर। उसके बाद मिस्टी बताती है कि कैसे वो जिंदा हुई और अब इस रात से पर्दा उठता है। जब उसे जलाकर इस जंगल में फेंक दिया गया था, तो इस जंगल की जादुई जड़ी बूटियों ने उसे हील किया और इस तरीके से वो जिंदा हुई। यही विश्वास था कि उसने वही जड़ी बूटी काइल की बॉडी पे लगाई थी, ताकि काइल की बॉडी हील हो और वो फिर से पहले जैसा हो पाए। काइल को यहाँ छोड़कर जोई फिर से अपने स्कूल चली जाती है। यहाँ कोवन में फियोना उस मदर से पूछती है कि आखिर कैसे इतने लंबे समय से वो जिंदा रही। यहाँ पे मदर बताती है कि एक काली औरत ने उसे लव पोशन के नाम पर एक अमरता का लिक्विड पिला दिया था
और उसके बाद में उसकी बेटियों को उसके सामने ही मार डाला। कहाँ अपनी बेटियों के शादी के सपने देख रही थी, अब उनका मातम देख रही थी। और उसके बाद उसे जिंदा ताबूत में डालकर दफना दिया गया, क्योंकि जितना पाप उसने किया था, जितने बेकसूर काले लोगों को उसने मारा था, उसकी सज़ा यही थी कि ये सभी काले लोग उसे दफना दिए। जिंदगी भर मौत के लिए तड़पती रहेगी और अपने हर लव्ड वंस को अपने सामने मरा हुआ पाएगी। उसकी अमरता की बात सुनकर फियोना की आंखें खुल जाती है। आखिर उसे यही तो चाहिए था ना, कि वो जिंदगी भर सुप्रीम बने रहे, हर समय अमीर रहे और हर समय अमर रहे। और इस अमरता के लिए उसे उस काली औरत को खोजना था। वो काली औरत भी एक जादूगरनी थी, पर दोनों एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी। फियोना और उस काली जादूगरनी की मुलाकात हो जाती है। यहाँ पे उस काली विच का नाम मैरी था। और मज़े की बात ये थी कि 180 साल बीत जाने के बाद भी वो अभी भी वैसे ही जवान थी, जबकि फियोना बूढ़ी हो चुकी थी। तो ऐसे में दुश्मनी को भुलाकर फियोना एक बार मैरी के सामने झुकती है। उससे कहती है कि उसे अमरता का लिक्विड चाहिए ताकि वो अमर रहे। लेकिन मैरी जानती थी कि फियोना कितनी लालची और मक्कार औरत है। वो अपने गोरों लोगों के जादूगर की टीम की सुप्रीम है, लेकिन कभी भी उसने काले जादूगरों को उनका सम्मान नहीं दिया। और इसी कारण काले जादूगर अभी भी गरीबी की तरह रह रहे हैं। इवन सलून्स, बूट पॉलिश जैसे छोटे जॉब कर रहे हैं, जबकि फियोना इतनी अमीर है। वो फियोना को वो लिक्विड नहीं देती है और फियोना भी गुस्से में वहाँ पे चली जाती है। लेकिन कुछ भी करने का, काले लोगों के ईगो को ठेस नहीं पहुँचाने का। मैरी अपना हस्बैंड, यानी वही हस्बैंड जिसके सिर पर बैल का मुंह लगा दिया गया था, उसे बुलाती है और उसे कहती है कि उसे बदला लेना है फियोना से। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि फियोना ने मदर को बिल्कुल अपने गुलाम की तरह रखा हुआ था। मदर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो फियोना की सेक्रेटरी बनकर उसके पीछे पीछे घूमती थी। कितनी इंटरेस्टिंग बात थी दोस्तों। फियोना को अमरता चाहिए थी जो कि मदर के पास थी, और मदर को मौत चाहिए थी जो फियोना के पास थी। लेकिन दोनों इस चीज़ को एक्सचेंज कैसे करेंगी और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगी, यही हमें आगे देखना है। खैर यहाँ पे हम कॉर्नेलिया को देखते हैं। कॉर्नेलिया बार बार डॉक्टर के पास जा रही थी क्योंकि वो एक बच्चा चाहती थी, लेकिन बार बार ट्रीटमेंट के बावजूद भी कॉर्नेलिया माँ नहीं बन पा रही थी। ऐसे में डॉक्टर उसे IVF जैसी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स की सलाह देता है, जिससे कॉर्नेलिया सोचने का वक्त मांगती है। लेकिन कॉर्नेलिया का पति उसे कहता है कि तुम तो खुद जादूगरनी हो, तुम्हें इन सब ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है, चलो जादू से बच्चा पैदा कर लेते हैं। इस तरीके से वो रात में एक भयानक रिचुअल करती है, जिसमें वो सांपों के बीच घिर के अपने पति से एक काले जादू के अंतर्गत संबंध बनाती है, इस उम्मीद में कि शायद वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो क्या फियोना को अमरता का वरदान मिल पाएगा? कॉर्नेलिया के बच्चे पैदा हो पाएंगे? और यहाँ पर मिस्टी, जिसने जिम्मेदारी ली है काइल को जिंदा करने की, क्या वो काइल को जिंदा कर पाएगी? और काइल जिंदा होने के बाद वही काइल रहने वाला है जिससे जोई ने प्यार किया था? जानिए आगे के एपिसोड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाले हैं।